part of the game. It's a rich thing. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक अनदर चैप्टर जिसको बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उसका नाम है शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम, ठीक है, या फिर इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। इस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक लॉन्ग क्वेश्चन आता ही आता है, तो आपको इसे ज़रूर देखना चाहिए, समझना चाहिए। बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल। ध्यान रखिएगा, बेसिकली एक इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम लेवल होता क्या है। एक इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम लेवल वो लेवल होता है जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों एक दूसरे के इक्वल होती हैं, एंड ऑल्सो सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपका सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल होता है। तो ये दोनों सिचुएशन आपकी मिलकर के क्या कहलाती हैं, इक्विलिब्रियम लेवल की सिचुएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें आगे डिफरेंट अप्रोचेस की, तो 2 अप्रोचेस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल आपको स्टडी करना होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई एंड सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो हम इसे वन बाय वन अभी आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ एजम्पशंस की। अगर हम एजम्पशन की बात करें तो आपको ये कुछ एजम्पशंस है जो आपको ध्यान रखना होगा। द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट इज टू बी स्टडीड इन द 2 सेक्टर मॉडल। ध्यान रखिएगा, जो आप इक्विलिब्रियम आउटपुट डिस्कस करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ जो टॉपिक डिस्कस करते हैं, वो 2 सेक्टर मॉडल में, यानी 2 सेक्टर इकोनॉमी में आप इसको स्टडी करते हैं। नंबर 2 है प्राइस लेवल इज एज्यूम टू बी रिमेन कांस्टेंट। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो प्राइस है वो कांस्टेंट होगा। इट इज़ एज्यूम दैट द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज ऑटोनोमस। यहाँ पे हम ये भी कंसिडर करते हैं कि जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होगा वो हमारा कांस्टेंट होगा, मतलब इन्वेस्टमेंट का लेवल कांस्टेंट होगा, दैट मीन्स वो ऑटोनोमस होगा। नेक्स्ट है आपका इक्विलिब्रियम आउटपुट इज टू बी डिटरमाइन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ शॉर्ट रन। यहाँ पे जो भी हम डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट या इनकम की सिचुएशन को जो स्टडी करेंगे वो शॉर्ट रन में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं AD एंड AS अप्रोच। अगर हम बात करें यहाँ पे AD एंड AS अप्रोच के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले आप इसे वन बाय वन समझिए। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है एक अकाउंटिंग ईयर में डिफरेंट पर्सन के थ्रू जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज पे जो पैसा स्पेंड किया जाता है, देयर सम इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। एग्रीगेट सप्लाई की बात करें तो एग्रीगेट सप्लाई का मतलब भी सेम, एक अकाउंटिंग ईयर में डिफरेंट पर्सन के थ्रू, डिफरेंट मैन्युफैक्चरर के थ्रू, डिफरेंट प्रोड्यूसर के थ्रू मार्केट में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज को अवेलेबल करवाया जाता है, देयर सम इज कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। और अगर हम इस अप्रोच की बात करें तो जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। जैसा कि आप पहले से ही आपने पढ़ा हुआ था, इक्विलिब्रियम सिचुएशन वहाँ होगी जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो अकॉर्डिंग टू फिगर अगर हम देखें तो एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड कर्व एक दूसरे को ई पॉइंट पे कट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। तो ये आपका फिगर है, आपको ध्यान रखना है, जिसमें हम वाई एक्सिस पे एग्रीगेट डिमांड और एक्स एक्सिस पे इनकम या आउटपुट को दिखा रहे हैं। AD हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व है और AS हमारा एग्रीगेट सप्लाई, ये दोनों एक दूसरे को ई पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करते हैं, तो ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप एग्रीगेट डिमांड को एक्सप्लेन करो, डिफाइन करो, एग्रीगेट सप्लाई को डिफाइन करो, देन आप एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की इक्विलिब्रियम सिचुएशन को अकॉर्डिंग टू फिगर, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं। अगर आप इसे टेबल के थ्रू भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकम का लेवल है 0, 100, 200, 300, 400, 500। जो आपकी इनकम है वो 100 इंक्रीज़ हो रही है, राइज हो रही है। कंजम्पशन अकॉर्डिंग टू इनकम आप देख सकते हैं, 0 इनकम पे भी कंजम्पशन 40 है, 120, 200, 280, 360, 440। जो सेविंग्स है आपका, आप देख सकते हैं इनकम माइनस कंजम्पशन आपका क्या होता है, सेविंग। तो -40, -20, 0, 20, 40, 40, ये आपका सेविंग हो गया। अगर हम AD की बात करें तो AD जो है वो C+I होता है। I हमारा यहाँ पे है इन्वेस्टमेंट, जो कि ऑटोनोमस है, 40, 40, 40। तो अगर हम C और I को प्लस करते हैं तो हमारा एग्रीगेट डिमांड आता है, आप देख सकते हैं 40 + 40, 80, 120 + 40, 160। बाकी की सारी टर्म्स भी सेम ऐसे। और अगर हम एग्रीगेट सप्लाई की बात करें तो वो C+S है, ठीक है। तो C फॉर कंजम्पशन एंड S फॉर सेविंग, दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो 40 प्लस का 40 माइनस का यानी 0, 120 - 20 यानी 100। तो ये बाकी के टर्म्स कैलकुलेट हो जाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जहाँ पे आपका सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है एंड सेकंड थिंग AD इक्वल टू AS है, सो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम सिचुएशन। इसी सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम सिचुएशन, ठीक है। तो आप इसे टेबल से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, यानी S = I अप्रोच। इसमें सबसे पहले आप वन बाय वन सेविंग को डिफाइन कर लो। सेविंग इज दैट टर्म which is dependent on a consumption level, not income level,
और अगर मैं बात करूं कि सेविंग और इनकम के बीच में जो भी फंक्शनल रिलेशन है उसे सेविंग फंक्शन कहते हैं। और आप बाद में ये भी बता सकते हैं कि सेविंग इज़ दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज़ रिमेनिंग आफ्टर कंजम्पशन। सेविंग इनकम का वो पार्ट होता है जो कंजम्पशन के बाद बच जाता है, ठीक है। और अगर हम आई की बात करें तो आई फॉर इन्वेस्टमेंट विच इज़ ऑटोनोमस विच इज़ नेवर डिपेंडेंट ऑन अ GDP। इनकम का लेवल कुछ भी हो बट इन्वेस्टमेंट आपका ऑटोनोमस होगा, ठीक है। और अगर हमें इसे देखना हो तो हम टेबल के अकॉर्डिंग देखें तो 0, 100, 200 ये आपकी इनकम है, ठीक है। नेक्स्ट आपका कंजम्पशन 40, 120, 200, 280, 80 का राइज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी सेविंग, इनकम माइनस कंजम्पशन, ये रहा आपका सेविंग। और आई फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आप देख सकते हैं कि सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट 40-40 पर है, तो ये आपकी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन को दिखाता है। अगर मैं दोनों सिचुएशन को एक साथ दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये एग्रीगेट सप्लाई यानी इनकम है, ये आपका एग्रीगेट डिमांड, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। सेम इसी पॉइंट को नीचे लेकर के आएंगे आप। ये आई फॉर इन्वेस्टमेंट और सेविंग आपका नेगेटिव होता है, आप जानते ही हैं। इनिशियली एट द बिगनिंग सेविंग नेगेटिव होता है, जैसे जैसे इनकम राइज होगी ये आगे की तरफ मूव करेगा, बढ़ेगा। और जहाँ पे S इक्वल टू आई दोनों एक दूसरे को कट करेंगे दैट पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है और ये दोनों सिचुएशन आपने फिगर के अकॉर्डिंग एक साथ साइमल्टेनियसली दिखाया हुआ है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे बात करें इक्विलिब्रियम लेवल की, जैसे आपने सारी टर्म्स देखी, अगर मैं इक्विलिब्रियम लेवल की बात करूँ सेम वही जो मैंने अभी आपको बैक में बताया। इक्विलिब्रियम लेवल अगर AD इक्वल टू AS के थ्रू देखें तो जहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम सिचुएशन। ये सिचुएशन आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की, तो जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक अनदर एग्रीगेट डिमांड कर्व है ADF जिसे डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। तो अगर ये पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है तो ये जो गैप है ना, ये जो गैप है इसे आप आगे पढ़ोगे ये डिफिसिट डिमांड होता है, ठीक है। और ये जो सिचुएशन है ये फुल एम्प्लॉयमेंट को दिखाती है और ये सिचुएशन आपको क्या दिखाती है, अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम यानी आप ये एक्सेस डिमांड में से आप डिटेल में आगे के चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे आप और अच्छे से समझ पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपकी इकॉनमी, हमारी इकॉनमी यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है। उसके बाद कॉन्टीन्यूसली क्या होता है, डिमांड राइज हो जाती है, सप्लाई फिक्स हो जाती है। तो ये जो सिचुएशन है ये आपका जो है ये फुल एम्प्लॉयमेंट है और ये ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम कुछ और टॉपिक की बात करते हैं जैसे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ध्यान रखिएगा कि बेसिकली चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट देयर प्रोपोर्शन इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में होने वाले चेंजेस और इनकम में होने वाले चेंजेस के प्रोपोर्शनेट रिलेशन को हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं और इस पर न्यूमेरिकल भी आता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको समझना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, आगे है आपका रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड MPC। अगर मैं MPC और मल्टीप्लायर के बीच रिलेशन की बात करूं तो ध्यान रखिएगा मल्टीप्लायर और MPC और मल्टीप्लायर में पॉजिटिव रिलेशन होता है। दैट मीन्स अगर MPC इंक्रीज होगा तो मल्टीप्लायर इंक्रीज होगा, MPC के रिड्यूस होने पे मल्टीप्लायर की वैल्यू रिड्यूस होती है। और फॉर्मूला क्या है, K इक्वल टू 1/1 - MPC। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे रिलेशन बिटवीन MPS एंड मल्टीप्लायर। ध्यान रखिएगा MPS और मल्टीप्लायर में इन्वर्स रिलेशन होता है। दैट मीन्स अगर MPS बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होगी, MPS के कम होने पर मल्टीप्लायर की वैल्यू बढ़ती है। फॉर्मूला क्या है, K इक्वल टू 1/MPS, ठीक है। एक अनदर टॉपिक है रिलेशन बिटवीन MPC एंड MPS। ध्यान रखिएगा MPC और MPS में क्या रिलेशन है, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, MPC प्लस MPS इक्वल टू 1, MPC इक्वल टू 1 - MPS और MPS इक्वल टू 1 - MPC। इन्हीं से ये रिलेशन निकल जाता है। सबसे पहले आप यहाँ पे ये लिखेंगे MPC एंड MPS हैव अ सम इक्वल टू यूनिटरी। MPC और MPS का टोटल 1 के इक्वल होता है यानी यूनिटरी के इक्वल होता है। नंबर 2, MPC और MPS में इन्वर्स रिलेशन पाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर MPC इंक्रीज करेगा तो MPS रिड्यूस होगा और अगर MPC रिड्यूस होता है तो MPS इंक्रीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको और भी जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है, वीडियो कंटेंट, वो आपको मिल सके। और इसे आप और लोगों को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो इस वीडियो से अपना नॉलेज को इंक्रीमेंट कर सकें, अपने एग्ज़ाम में बेनिफिट ले सकें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।